मगर मैं कभी किसी को सलाह सूचन नहीं देता। अगर किस्मत में नहीं होता तो मैं गांव से सूरत ही नहीं आता। अभी पिछले आई थिंक 1 साल से आप राज्यसभा मेंबर हैं। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक? देखो बहन, सबसे पहले तो राज्यसभा में मैं तो कोई पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, और यहाँ थोड़ा ये सब देखना पड़ता है, तो ये स्वभाव के अनुरूप नहीं है, मगर वहाँ से पूरा भारत चलता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोध, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना रखते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनका जीवन लाखों यंग लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, छोटी सी आयु में गीता की साधना शुरू की और अपने लिए एक ऐसा पाथ चॉक आउट किया कि आज एक मल्टी मिलियन डॉलर के डायमंड एम्पायर के मालिक हैं। गोविंद ढोलकिया, जिन्हें हम प्यार से गोविंद काका कहते हैं, से मेरा परिचय उनकी किताब डायमंड्स आर फॉरएवर एंड सो आर मॉरल्स के सिलसिले में कुछ साल पहले हुआ, और तब से काका के जीवन से बहुत सा प्रोत्साहन मिलता रहा है। आज काका राज्यसभा मेंबर भी हैं और इस रोल में वो अपने अनुभव और दृष्टिकोण से देश को नए रास्ते दिखाने का काम कर रहे हैं। आज हम उनसे उनके बिजनेस, स्पिरिचुअल जर्नी और अब राज्यसभा में उनके नए रोल के बारे में बात करेंगे। कैसे उन्होंने बिजनेस में एथिक्स को बनाए रखा और कैसे उनकी स्पिरिचुअल सोच उनके डिसीजंस को शेप करती है, ये सब हम आज जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे खास मेहमान गोविंद ढोलकिया जी से। नमस्कार गोविंद जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। काका, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में। धन्यवाद। आपका जीवन अपने आप में लाखों बच्चों को इंस्पिरेशन देता है। एक किसान के घर में आप पैदा हुए, पिछले 7 दशकों में जीवन के कई पड़ाव आपने देखे हैं। मैं ये समझना चाहूँगी, इतने सारे रोल्स जो आप निभा चुके हैं अभी तक और निभाते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, इनमें सबसे ज़रूरी सीख जो आपने जीवन की सीखी है वो कौन सी है? स्वभाव, नेचर अपना। तो हमारा जीवन जो होता है वो हमारा नेचर ही होता है, हमारा स्वभाव ही होता है, और स्वभाव में अगर स्वीकार है तो सुख सुख और सुख ही है। हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा अगर हम स्वभाव की बात करें काका, तो आज बच्चों को लेकर जब हम यूथ की बात करते हैं तो स्वभाव ही सबसे बड़ा अड़चन है। अगर देखा जाए तो स्वभाव में बहुत से परिवर्तन हैं। हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, हमारा एक्सपोजर बदल रहा है, जिसकी वजह से स्वभाव में भी चेंजेस हैं। तो आप कैसे बताना चाहेंगे आज के यूथ को कि अपने स्वभाव को डेवलप करने के लिए ये करो? बहन जी, ऐसा है कि अभी सब लोग मानते हैं कि युवा जो लोग हैं वो सब लोग बहुत बेफाम बन के बिगड़ गए हैं। मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा। मैं मानता हूँ कि हमारा जो जनरेशन है वो अच्छा ही है। क्यों? ये समय के साथ चलता। अभी कौन सा समय है? हमारा समय नहीं है, युवा का समय है। तो उनके लिए उनका समय अलग है, हमारा समय अलग था। अगर हमारी बात करें एग्जाम्पल के साथ, तो मैं गांव में पैदा हुआ, 700 की आबादी, धुरिया गांव। तो गांव में ऐसे बोले तो 2-4 महीना तो नाने में 2-4 महीना भी लग जाते हैं, यही स्थिति थी। तो तभी पूरा गांव में कोई बाल नहीं रखते थे, सबको गांधी स्टाइल ही रहती, पूरा गांव को। अच्छा। वडील है, बच्चे है, मेरा भी 7 साल तक बाल नहीं था। और क्यों नहीं था? तो जरूरत थी कि अगर नाने का नहीं, धोने का नहीं, अगर बाल रखा जू हो जाए तो कौन निकाले? हम 5 भाई 2 बहना, तो मेरा माँ बाप है वो हमारा काम करे कि खेत में जाके काम करे? तो उसको हमारी साल संभाल रखने का तो टाइम था नहीं।
तो इसी तरह तभी जरूरत था कि माथाમાં વાલ नहीं हो तो जू नहीं आवे। तो जब हम स्कूल गए, मैं पहली बार, हमने जब बाल रखने का शुरू किया तो हम वडील बोलता था ऐसा कि अभी बच्चे लोग बिगड़ गए, ये जटिया रखता है। वो वाल को जटिया बोलते थे, तो अभी जटिया रखते हैं। तो वो समय हम सही थे, वडील सही नहीं था, मगर वडील को लगता था कि ये युवा लोग बिगड़ गए। ऐसे आज भी, ये तो 70 साल पहले की बात है, आज भी ऐसा ही है कि हम लोग मानते हैं कि ऐसा ही दुनिया होना चाहिए, ऐसा ही। मगर समय भाई बदल गया। हम जब भी छोटे थे तो मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कार नहीं थी, रोड रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। तो तभी की लाइफस्टाइल अलग है। आज तब रेस्टोरेंट नहीं था, आज ये सब अलग है। तो आज की तारीख में हम युवा ऐसे तो सही है। काका, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा जब आपने अपने बचपन की याद की कि आपके जीवन में क्योंकि पानी की इतनी मेजर कमी रहती थी, उधर नहाने धोने के लिए भी मतलब कई महीनों लग जाते थे कि आपको सफिशिएंट पानी मिले। आज जब आप अपने पूरे जर्नी को देखते हैं, आपका एक भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं और अलग अलग जनरेशन्स, 4 जनरेशन्स आपके साथ एक ही घर में रहती हैं। और जैसा आप कहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ को लेकर कि आज का युवा जो है, जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है अपने परिवेश के हिसाब से। लेकिन आपने जो स्ट्रगल्स देखे वो आपकी फैमिली में लकीली बाकियों ने नहीं देखे, जो आने वाली जनरेशन्स थी। आप उन्हें क्या सीख देते हैं ग्राउंडेड रहने के लिए कि मतलब अपना, ये भी एक स्वभाव का पहलू है कि इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब इतना बड़ा घर होने के बावजूद, प्राइवेट जेट्स होने के बावजूद, इतनी समृद्धि होने के बावजूद कि आज आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। आप अपने बच्चों में, घर के बच्चों में वो एक जो धैर्य होता है, एक जो हम्बलनेस होती है, ह्यूमिलिटी होती है, उसे लाने के लिए क्या करते हैं? बहन जी, अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट का है। उसमें 2 बात है कि बच्चे को हम ऐसे सलाह सूचन दे तो उनको पसंद नहीं है। अगर घर में कोई भी वडील उनका बेटा को, ग्रैंडसन को वो सलाह सूचन देगा तो बोलेगा भाई मालूम है, अभी छोड़ो ना, आप तो सबको सलाह सूचन ही देते रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं तो वो ऐसे सोचेंगे कि वडील नहीं मिले तो अच्छा है, चलो मैं अलग रूम में बैठूं जी। तो मैं क्या करता हूँ, इतना बड़ा हमारा फैमिली है, सैकड़ों, मगर मैं कभी किसी को सलाह सूचन नहीं देता। अच्छा। वो जब मांगे सलाह मेरे पास कि ये हमारा अभी प्रॉब्लम है, कि ये मेरे को जानने का है, तो मैं 2-3 घंटा बोलता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि उनको भूख लगी है, जब उनको भूख लगती है तो सब मैं पिरसता हूँ, उनको खाना अच्छा लगता है तब मैं दे देता हूँ। दूसरी बात, अगर हम मेरे बेटे को, वो तो गोल्डन स्कूल से जन्मे, उसको मैं बोलूँ कि बेटा हम छोटे थे तो ऐसा काम करते थे, मैंने 11 साल पैर में चप्पल नहीं देखे, मैंने 7 साल तक छड्डी नहीं पहना और ऐसे हम लेते थे आदिवासी जीवन हमारा, तो वो बोले कि वो पापा तभी की बात है, अभी हम क्या उसको याद करें, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया कि हम हमारा हर एक बच्चा को लास्ट 20 ईयर्स से हम 1 महीने के लिए, 5 वीक के लिए अदर सिटी में भेजते हैं। जब वो कॉलेज में होते हैं जी। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, मेरा बेटा 18 ईयर्स एगो, वो 5 एक साथ में 5 भाई जो था तो एक साथ में निकले। तो तभी हमने कैसा आइडिया किया था कि भाई 2nd क्लास की टिकट सबको ले दी और कहाँ जाने का किसी को नहीं बोला। स्टेशन जाके उनको बोलने का, तेरे को हैदराबाद जाने का है, तेरे को बेंगलोर जाने का है, तेरे को इंदौर जाने का है, तेरे को, ऐसे अलग अलग सिटी में गया 5 लोग। अच्छा। तो तभी तो मोबाइल भी नहीं था, तो एसटीडी से रोज एक बार बात करने का एक फ़ोन उनके लिए रिजर्व रखा था और घर में
दो ही आदमी को मालूम था कि वो लोग बाहर ऐसे काम करने को गए हैं, 5,000 रुपया उसको देने का, और अभी जब वापिस आवे तो 5,000 से बढ़ावा करके आने का, ऐसा हमने उनको समझाया था, क्योंकि ये तेरी जिंदगी बनती है, तेरे लिए है। सब मान गए। मैं बोलता हूँ कि जो मेरा बेटा के बाद में आए और हमारा कृष्णकांत भाई उन्नड़कर करके पत्रकार है, वो डीएनए में था, दिव्य भास्कर में, उसने तभी एक स्टोरी बनाई थी, वो गुजराती में बनाई थी, रुपयानी कदर, और बाद में हिंदी में बनी, इंग्लिश में बनी, तो यूट्यूब में अवेलेबल है। मगर 18 साल पहले की स्टोरी आज भी मैं पढ़ता हूँ, मैं 2-3 बार रो लेता हूँ, क्योंकि ये बच्चा जब गया तो मैंने बोला गोल्डन स्कूल से कभी उसने एयर कंडीशन के अलावा गए नहीं। वहाँ गया तो हमने सिस्टम बनाया था, कोई भी गांव में जावे तो वहाँ जाके स्टेशन से बाहर निकलने के वक्त मास पब्लिक जाए वहाँ चले जाने का, 2-3 किलोमीटर, किसी को कुछ नहीं पूछने का। जब सेंटर सिटी आ जाए तभी मेडिकल स्टोर में ही जाने का पूछने के लिए कि भाई मैं गुजरात से आया हूँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आया हूँ, और मेरा पापा किसान है, क्योंकि हम किसान हैं, हमारा खेत है तो हम झूठ नहीं बोलने का, और सूरत के बगल में गांव में रहता हूँ, वो वहाँ ही हमारा खेत है, और उसको बोलने का कि भाई हमको नौकरी चाहिए, मगर आज मैं कहाँ रहूँ, कौन, तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और उनको लैंग्वेज आती है, तो उनको आपको ऐसे करके वो गया। मेरा बेटा 5 वीक रहा, 6 kg वेट लूज 5 वीक में, और उसने जो काम किया होटल में, रेस्टोरेंट में, 3 दिन में उसने बोला मेरे से काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को ये नॉन वेज डिश देने का प्रॉब्लम। तो उसका बॉस ने बोला कि नहीं, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे आज तक तेरे जैसा मेरे को लड़का नहीं मिला, अभी तू मेरे गले पे बैठ जा, मगर तेरे को यहाँ रहने का है। मगर हमारा नियम था 1 वीक से ज़्यादा कोई में काम नहीं करने का, क्योंकि 5 वीक में 5 एक्सपीरियंस लेने का। तो मैं चोरी छुपे से उनको देखने को गया था, तभी वो कपड़े की दुकान में थे, हम गाड़ी में सामने टैक्सी में बैठे थे कैमरा लेके, और ये आया 3-4 लड़का, और वो आया, वो दुकान खोला, वो छावनी लेके सब झाड़ू, बाहर ओटला का भी झाड़ू करते थे, साफ करते थे, इतना आनंद आया कि बस ये करने का था। तो ये प्रैक्टिकल जो है, वो जो रहता था जिसके घर पे, उसको टाइल्स वाला टॉयलेट नहीं था, सीमेंट वाला था, और ये ऐसे करके जो जीवन जीते हैं, जीवन बनता है। तो क्या हुआ उससे, आज उनको तो हर दिन इंटरव्यू लेने का है। वो 5 वीक में उसने 200 इंटरव्यू दे दिया होगा, क्योंकि हम साथ में कोई वो साधन कुछ नहीं देते, हाथ से लिखने ही इंटरव्यू देने का। तो क्या हुआ कि जब इंटरव्यू आज लेता है तो सामने वाले को उसको दया आती है कि मैं भी ये था, तो उनको भले मैं रखूँ नहीं रखूँ, मगर उनको मान सम्मान पूरा मिले। ये जो जीवन है, एक एग्जाम्पल दिया, तो हम मानते हैं कि उसमें हमको मालूम पड़ा कि हम अगर 4 साल कॉलेज में पढ़े और 1 महीना ये पढ़ाई करें तो ये 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें होते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि ये जो पूरे बच्चे फैमिली में जितना भी है, तो ये सिस्टम बन गया। आज तक में 30 लड़का ऐसे गए हैं, और ये दृश्य तो आज भी जब बच्चा जाता है और आता है तो मालूम तो किसी को होता नहीं। तभी हमने स्टोरी बनाई थी कि ये लोग जा रहे स्की करने को, तो उनको फ़ोन नहीं लगेगा, हमको मिलेंगे नहीं। मेरा बेटा एक बूट वाले की दुकान में काम पर लेने को गया, तो उसने बोला, मुस्लिम दुकान वाला था, बहुत अच्छा था, तो वो बोला कि कल बेटा आना के। कल वो गया तो उसने बोला बे चाय पीने का है, कॉफ़ी पीने का है, मगर वो नौकरी जो मेरी का तो वो तो नहीं, मैं नहीं दे सकता, बंद हो गई। तो फिर जब हम लेने को गया तो मेरा राहुल भाई लेने को है ना, ब्रदर गया था लेने को, तो उसने पूछा कि एक अच्छा चाचा बहुत अच्छा है, अपना पप्पा जैसा उनका स्वभाव है, तो उनको मिलने का है। तो उनको पूछा कि आपने उनको रखा क्यों नहीं, असल स्टोरी बता दी। तो कहे
ऐसा हुआ कि मैं हमारी बूट का काम, तो उसने जो बूट पहना था वो नाइक था वो 5,000 का था और एकदम पूरा ना था, मगर हमारा भी तो मैं मान गया कि ये ओरिजिनल है। तो ये बच्चा अगर तो कोई पैसा वाला का है, भाग के आया है, अगर कोई चोरी करके आया है, अगर चोरी करके बूट पहना फिर भी हमारे काम का नहीं है, भाग के आया फिर भी हमारे काम का नहीं है। ऐसा सब जो स्टोरी बनती है, मतलब कितनी दूरदर्शिता थी उस व्यक्ति में भी। ये भी यही देखने जी, का है। जी। आपकी आंखों में आंसू आ गए काका जब आप ये शेयर कर रहे थे। 18 ईयर्स एगो बना, फिर भी आज लगता है कि आज हुआ। और सबसे कमाल बात है कि आज भी आपके बच्चे जो हैं घर के जो हैं वो यही प्रैक्टिस करते और हैं। बहन जी ये दृश्य तो दुनिया को देखने जैसे, मगर कैसे देखे, आज भी जाते हैं तो जब 2, 3, 4 बच्चा एक साथ में जाते हैं, जब आते हैं तो अलग अलग स्टोरी हो, किसी को मालूम नहीं रहता घर में। अगर हम बाद में क्या एक फंक्शन रखते हैं कि आज भाई गोविंद काका का बर्थडे है तो हम लोग मिलेंगे, दूसरा कोई कंपनी का ये है, ऐसे करके पूरा फैमिली मिलते हैं। और जब ये पूरा फैमिली एकदम खड़े होते हैं और ये तीनों एक साथ में, चारों के दो एक साथ में आते हैं और सब देख के बात बढ़ के जोर जोर से सब रोने लगते हैं। ये दृश्य ये फैमिली को बॉन्डिंग करने के लिए है। ये एक तो होता है उनका जीवन तो, मगर उसे फैमिली का बहुत बॉन्डिंग हो जाता है क्योंकि हृदय का एक इमोशनली बनता है तो सब अपना मानता है। काका आज के जीवन में जहाँ लोगों की फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या एक बच्चा जो है घर पे रहता है, आजकल तो बच्चे भी नहीं हैं, पेट्स रखने लग गए हैं लोग। ऐसे समय में ये जो आपकी जो भावनाएं उमड़ रही हैं और जो कहानी है वो एक और इंस्पिरेशन देती है कि इतना बड़ा परिवार होने के, सैकड़ों लोगों का परिवार है आपका। आई थिंक जब गरबे पे मिलते हैं, गरबे नहीं वो तो हम 2000 मिलते हैं तभी तो एक ही फैमिली का जी। तो जब तब भी एक दूसरे में इतना प्रेम है, इतना सौहार्द है और उसके पीछे ये जो छोटे छोटे लाइफ के लेसन्स आप समय समय पर अपने परिवार को अपनी एक्सपीरियंसेस और उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू देते रहते हैं, वो अपने आप में कमाल का एक्सपीरियंस होगा। जो भी उसे एक्सपीरियंस करता है मुझे लगता है वो एक हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है। काका थोड़ा सा हम वापस से परिवार और अपनी भावुक पलों से बाहर निकलकर थोड़ा प्रोफेशनल उस पर बात करते हैं। आपके जीवन में आप कहते हैं कि आपने $1 से अपनी तनख्वाह शुरू की थी, आज इतना $multi-million का आपका जो है साम्राज्य है। आपका सबसे मजबूत सपोर्ट क्या रहा इस पूरे काल में? देखो मैं पहले जो आंसर दिया वो ही है कि कोई भी हमारा जो प्रगति, सक्सेसफुल, सेटिस्फेक्शन होता है ये 3 से होता है, देश, काल और क्रिया। देश का मीनिंग है प्लेस, स्थल, कहाँ आप है, काल कौन सा समय चल रहा है और हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्रिया हम क्या करते हैं। हम अगर मैं डायमंड में हूं तो मेरा स्वभाव अलग है, अगर मैं किसान खेत में काम करता तो मेरा स्वभाव अलग होता, अगर मैं टेक्सटाइल में होता तो मेरा स्वभाव अलग होता। उसको बोलते हैं क्रिया, कौन सा काम करे। समय हमारे हाथ में नहीं है कि समय हमारे साथ चलता है, मगर समय का भी हमारा सफलता में बहुत प्रभाव पड़ता है। बात है देश कौन सा, आप दिल्ली में बैठिए मगर आप दिल्ली के कानपुर में बैठी होती तो अलग होती। बिल्कुल, ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तीनों का, देश, काल एंड क्रिया जी। तो हमको क्या हुआ कि भाई हम अगर दुधाला में रहते, गांव में रहते तो मैं इतना सफल नहीं होता, क्योंकि मेरा अभी 7,000 लोग काम कर रहे हैं तो दुधाला में 7,000 कैसे मिलेगा, 700 की आबादी है तो 7,000 लोग मेरे के कैसे मिलता। तो ये तो देश का प्रभाव है, काल का प्रभाव है कि भाई ये जो मैं आया और ये बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ते में अपने को जगह मिल गया। और क्रिया, तो हमने क्रिया जो किया ये हमारे हाथ में है जी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि तू कर्म कर मगर कर्म फल की इच्छा मत रख, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो मैं उससे बहुत दृढ़पणे मानता हूं। तो मैं
कर्म कर हमारा अधिकार का दे न दे उनकी इच्छा की बात है। तो मैं जब गांव से सूरत आया, बिकॉज आई एम स्टडी ओनली 7 बट नॉट गिविंग 7 एग्जाम ऑल्सो, आई हैव सर्टिफिकेट ओनली 6। तो जब मैं गांव से आया सूरत शहर में, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग 500 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र में, और ये साउथ गुजरात सूरत में। आज योगानुयोग, बेन आनंद आएगा, आज योगानुयोग 2 अप्रैल 1964 को मैंने सूरत में पग रखा। आज 61 ईयर्स पूरा, आज का ही दिन। तो आज का ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और हमारा 61 ईयर्स ओवर इन द डायमंड बिजनेस। तो मैं जब आया तो तभी तो क्या था कि भाई पूरा सूरत में 200 ही कारीगर थे, पूरा सूरत का पॉपुलेशन 2,75,000 3 लाख का था, आज 90 लाख का, 30 टाइम सूरत। डायमंड का तभी 7 करोड़ का बिजनेस गुजरात इंडिया का था, आज 2 लाख करोड़ का। तो ये सब बढ़ते बढ़ते हम भी बढ़ते गए, मगर मैंने 6 साल फैक्ट्री में काम किया। तो 6 साल मेरा पहला पगार था 103 रुपीज और लास्ट था 600। मगर पगार के साथ में तभी 103 भी बहुत बड़ा था, मगर मेहनत हम 14 घंटा करते थे। सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी और शाम को 8 बजे पूरी होती थी। हमारी एक फैक्ट्री नहीं, पूरा सूरत में बस डायमंड वाले का ये एक सिस्टम ही था, 14 घंटा काम करने का। तो करे बिना कुछ नहीं मिलता। तो मैं, हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। तो मैंने ये कहाँ पढ़ा नहीं है, मेरा जीवन में से निकाला कि मैं खेत में काम करता था, वहाँ भी 14 घंटा करता था, सनलाइट में करता था, बच्चे होने नाते भी। और यहाँ सूरत आए तो ऊपर छत तो थी, भले 14 घंटा काम करने का, तभी कोई फैन नहीं था, एसी कुछ नहीं था, मगर छत तो थी। तो ये प्रॉब्लम था पहले गांव में, इसलिए यहाँ प्रगति हुई। और ये वर्कर के नाते 14 घंटा काम किया, इसलिए ये फैक्ट्री खुद की शुरू की। तो अभी कंफर्ट जोन आ गया, 12 घंटा काम करो फिर भी कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये बात है कि प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। काका, ये तो आपने अपनी मेहनत की बात बताई, पर इस तरह की इतनी मेजर सक्सेस के पीछे किस्मत का कितना रोल होता है? मोस्टली किस्मत का रहता है। अच्छा। क्योंकि अगर किस्मत में नहीं होता तो मैं गांव से सूरत ही नहीं आता। कौन लाया? अच्छा, सूरत से आज दिल्ली मेरे को कौन लाया? ये किस्मत ही लाते हैं। हम किस्मत बोले, नीति बोले, ईश्वर बोले, कुछ भी, कोई सिस्टम है, उनको सिस्टम हम बोले तो सिस्टम है दुनिया में, और ये सिस्टम में चलती है। तो मैं दृढ़पणे मानता हूँ मेरा जीवन में कर्तु, अकर्तु और अन्यथा कर्तु ईश्वर है। जो करे वही ईश्वर करते हैं, नहीं करे वो भी ईश्वर ही करते हैं, और अन्यथा दूसरा कुछ भी करे वो ईश्वर ही। ये मेरी दृढ़ मान्यता है। क्योंकि मैंने कभी मेरे जीवन में भगवान को देखा नहीं, भाई ये भगवान है ऐसा है, मगर एवरी डे एवरी क्षण मैंने अनुभूति की है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये ईश्वर की अनुभूति है ना, क्या है दूसरा। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. काका, आपने ईश्वर की अनुभूति की बात की, तो थोड़ा सा बात करेंगे आपके उस दौर के बारे में जब आप एक छोटे से बच्चे थे और आपका पहला जो एक्सपीरियंस हुआ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। उस समय में आपको अचानक से श्रीमद् भगवद गीता अपने गांव के एक मंदिर में मिली और आपने उसका अध्ययन शुरू किया। आज उस बात को कम से कम 6 दशक हो चुके हैं। मुझे ये बताइए कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी ने आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें बदली जो कि बाकियों को भी जाननी चाहिए? धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट पूछा। और अब जाए, क्योंकि मेरा जीवन का सबसे अच्छा यही पॉइंट है। ये मैं 2013-14 में फर्स्ट टाइम IIM अहमदाबाद में लेक्चर देने को गया पहली बार। अभी तो हर साल जाता हूँ।
तो ये लोग ने, बच्चे ने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट है, मौखिक है, वो सही है? तो मैंने बोला हाँ, पण गुजराती में, हमारी गुजराती लैंग्वेज में, और संस्कृत में 9 अध्याय है। तो ये बोला कि तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी गीता बाय हार्ट नहीं होती है, और जिसको गीता बाय हार्ट होती है वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते हैं। जी। तो आपको दोनों कैसे हो गया? तो मैंने उनको बोला आपने अभी क्वेश्चन ही पूछा है तो आपका उनका आंसर अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपने पूछा है तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा कि मैं पूर्व जन्म को मानता हूं। उसको इंग्लिश में क्या बोले पूर्व जन्म को? पास्ट लाइफ। हाँ। तो मैंने बोला आप में से 80% नहीं मानते होगे, उनको मेरा क्वेश्चन आंसर अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने उनको बात बताई कि देखो मैं पूर्व जन्म को मानता हूं, कोई मान्यता नहीं है, कहाँ से पढ़ाई कर ली, वो वांच लिया और आ गया, ऐसा नहीं है। ये मेरा प्रैक्टिकल है कि मैं गांव में, धुड़िया गांव, ऐसा 10 साल का लड़का, हम खेलते कूद के, एक स्वामीनारायण का छोटा एक मंदिर एक रूम का था, सब बच्चे खेलने को गए, मैं कबाट में से सब ऐसा खाखा खोड़ा हम बोलते गुजराती में, ऐसे ढूंढ रहे थे तो एक गीता जी मेरे हाथ में आई, और मेरे को वो आज तभी कुछ मालूम नहीं था, आज मालूम है कि वो समाधि अवस्था थी, एकदम समाधि अवस्था लग गई। मैं गीता जी लेके बैठ गया और पढ़ने लगा पूरी गीता, 5वीं धोरण 6ठी होगा, तभी कुछ भी ये ग्रामर का मालूम नहीं था, गीता में क्या आया वो भी मेरे को मालूम नहीं, मगर पूरी गीता पढ़ ली। दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन बच्चे लोग खेलते कब चले गए कुछ मालूम नहीं। फिर मैंने बाय हार्ट करने का शुरू किया। ये बच्चे कोई नॉलेज से नहीं, कोई किसी ने किया, कोई गुरु मिला, कुछ नहीं, माँ बाप ने किया नहीं, खाली स्वयं। और मेरा 16 साल की उम्र में पूरी गीता मौखिक हो गई। तो ये किसने किया? अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो ये किसने किया? तो इसलिए मैं पूर्व जन्म को मानता हूं, मैंने उनको बोला। तो गीता जी में जो आता है, ये गीता जी को लोग धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, मगर ये श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो मैनेजमेंट का गुरु है। मैनेजमेंट कैसे करने का वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में किया है। बिल्कुल। तो पढ़ने में 2-3 घंटा ही लगता है, मगर हमारे डोंगरे जी महाराज के में प्रभाव में, वो भागवत कथाकार थे, एक सेंटेंस बोलते हैं कि सबके ऊपर भगवान की कृपा अपार है, मगर सामने हम लोग जीव जो होता है उनकी अवड़ाई भी अपार है। अवड़ाई का मीनिंग होता है आडोड़ाई, क्या बोलते हैं अवड़ाई को? अवड़ाई मतलब हम क्वेश्चन बहुत करते हैं, हम नॉट मानते नहीं, उल्टा उल्टा। हाँ। उल्टा जीव का स्वभाव है, ये उल्टा ही करते हैं। हाँ। तो ऐसे ये सब जो गीता जी है, अगर पॉजिटिव समझ ले तो गीता जी में कर्म योग का जो शब्द है पूरा विश्व में, ये कर्म योग का शब्द एक खाली श्रीमद् भगवद गीता नहीं दिया है। बिल्कुल। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग आता है, तीनों मेरे में है। क्योंकि ज्ञान योग, हम ज्ञानी तो है ही नहीं, मगर हम हर दिन पढ़ते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। ज्ञान योग हो गया। भक्ति योग, भक्ति योग में समर्पण भाव होता है, किसी को समर्पण, पत्नी को समर्पण हो जाए, पत्नी की भक्ति हो गई, बेटे को समर्पण हो जाओ, बेटे की भक्ति हो गई, माँ बाप को समर्पण हो जाओ, माँ बाप की भक्ति हो जाए, भगवान को समर्पण हो जाओ, भगवान की भक्ति हो गई। तो हमारी जो भक्ति है, तो ये हम ऐसे सबको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो कर्म योग का मीनिंग होता है आप कर्म करो
फल की इच्छा का त्याग करो, ये कर्मयोग। जी काका, आपने इतनी सारी बात इतने छोटे पैकेट में बता दी हमें। इतना गहरा ज्ञान गीता का आपने इतने आसानी से हमें बताया है। अगर इसमें थोड़ा और हम डीप डाइव करें तो आज के बच्चों को या आज के युवाओं को हम गीता के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आया है, मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस रहा है श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ, और आपका जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ, समय समय पर गीता जी आपको दिशा दिखाती रही हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के जीवन में, एक वो एंकर होना जो समय समय पर उसको सही दिशा की तरफ भाई ऐसा है कि गीता जी रास्ता दिखाती है, वो खुद कुछ नहीं करती, जी करना हमको पड़ता है। जी तो मेरा युवा वर्ग को प्रार्थना है कि आप कुछ मत करो, आपका जितना भी जीवन का क्वेश्चन है, 1 2 5 10 25 50 100 लिख लो पहला, कि मेरा इतना प्रॉब्लम हो, इतना मेरे को जानने का है, और आप गीता जी लेके बैठ जाओ, पूरा पढ़ लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ऑल आंसर अंदर आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट का गुरु है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो रास्ता मिल जाएगा। मगर अपने जो बोला ना कि जीव की अवड़ाई है, उल्टापनु है, तो वो नहीं करेगा। नहीं तो गीता जी पठन में 2 3 4 घंटा लगता है, और ऑल लैंग्वेज में मिलती है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, मोर देन 100 200 500 लैंग्वेज में मिलती है, तो उनको 2 3 घंटा निकालने का है, सब रास्ता खुल जाता है। एथिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, जो है अपने बिजनेस में भी जिस वजह से आप जाने जाते हैं वो है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर। थोड़ा सा उस पर भी विचार करेंगे काका? यस, जो एथिक्स जो होता है जी वो दिखावा के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं होता है, सत्य अपने लिए होता है, जी प्रेम अरस परस होता है, और करुणा तीसरे के लिए होता है अलग ढंग से। तो जीवन जो होता है वो सत्य, प्रेम, करुणा। तो हम एथिक्स की बात बोले तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, कोई किसी की पहचान करवावे, ये अच्छा हो, उनका वो एथिक्स जी रहे। ला भाई, मनुष्य जीवन मिला है, हम मानस बने हैं, तो 100% एथिक्स ही होना चाहिए। उसमें उसको बोलने की क्या जरूरत है कि वो एथिक्स है? वो तो अपने जन्म से अपना साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो अपना मानो के जीवन है। तो सत्य वो तो किसी के साथ भी होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए। तो उसमें एथिक्स जो होता है, सब लोग मानते हैं कि हमने थोड़ा अनएथिक्स काम कर लिया तो हमको पैसा मिल जाएगा, जैसे मिला ऐसे चले भी जाएंगे। डोंगरी जी महाराज का एक सेंटेंस है, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, इनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो उसका मीनिंग यही है कि संपत्ति मिस अपना पैसा, कीर्ति, लक्ष्मी, सिद्धि, ये सब संपत्ति हमारी, और संतति जनरेशन, तो ये तो प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पुरुषार्थ करो तो ही प्रारब्ध पूरा होगा, मगर पाप करने की जरूरत नहीं है। और उनके बारे में मैंने मेरी बुक में 2008 में जब वर्ल्ड रिसेशन आया तो एथिक्स का क्या फल होता है वो अंदर लिखा है। जरा और बताइएगा। 2008 में जी जब सब फैक्ट्रियां बंद हो, क्योंकि 100 का 70 एक महीने में भाव हो गया डायमंड का, तो लोग जो काम करते हैं तो 100% खुद का तो होता नहीं है, बैंक का होता है, दूसरा उधार लिया, तो 30% प्राइस डाउन हो गया, तो किसी का तो पूरा मूड ही चल गया। 30% है तो 50% है तो 20% ही रहा। तो सब लोग ने पूरा वर्ल्ड में डायमंड बिजनेस में
काम सबने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमारी 3 फैक्ट्री ऐसी थी कि हमने एक भी वर्कर को नहीं बोला। क्यों? हमारे भी नुकसान हो गया था, नुकसान जा रहा था, मगर हमने इसलिए कि हम हमारा वर्कर को कभी वर्कर नहीं बोलते, हम फैमिली मेंबर बोलते हैं। एसआर के फैमिली मेंबर, जो हमारी कंपनी का नाम है श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट, तो श्री राम कृष्णा तो एसआर के हम बोलते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस के हिसाबे शॉर्ट में वो लोग को मिल जाए जी। तो हमारा जो श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट का फैमिली है, उसको हम फैमिली मेंबर शुरू से 50 साल से कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सचमुच में वो हमारा फैमिली मेंबर है। जो हमारा फैमिली मेंबर है उनको कोई एडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। अच्छा। तो 7,000 लोग हमारा और मेरा भतीजा सऊजी भाई धौलकिया, उनकी कंपनी का नाम है हरि कृष्ण एक्सपोर्ट। हम दोनों चाचा भतीजा को 15,000 लोग है और एडिक्स फ्री है, क्योंकि हम कंपनी का हमारा सेंटेंस है कि आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो उनका फल क्या मिला कि हमारा पूरा कंपनी एडिक्स फ्री रहा, हमारा पूरा फैमिली एडिक्स फ्री रहा, हमारा बेटा बेटी पूरा। तो ये हमारे को फल, तो उसमें मैंने लिखा है कि हम पार्टनर में तो हमारा भांजा भतीजा फैमिली कंपनी, तो सब लोग ने बोला कि चलो अपने भी अभी जो 7,000 लोग हैं तो उसमें से ऐसे निकाल दो 3,000 को, तभी मेरे ख्याल से 5,000 था, तो ये अभी 1,000 हम रखे, 4,000 को निकाल दे। तो मैंने उनको समझाया कि देखो कोई भी समय अच्छा और बुरा रहने के लिए नहीं आता है। अगर ये बुरा समय आया वो भी चले जाएंगे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मगर वो माना कि देखो एक कहावत है कि जब आग लगी है पूरी, तो जितना बचे इतना बचा लेना चाहिए। तो अभी आग लगी है तो हम भी नहीं बचेंगे। तो मैंने उनको बोला देखो बेटा ऐसा काम करो, मैं तुरंत ना बोल दूं तो उनको इंसल्ट लगे, माने नहीं, डिस्प्यूट हो जाए। मैंने उनको बोला एक काम करो, आप लिस्ट बनाओ, हम कितना का ना बोल सके। तो उसने लिस्ट बनाया, तो ऐसे बनाया पहले कि हम 10% उनको तो रखना पड़ेगा, उनको तो रखना है, ऐसे करके 60% को छुट्टी देने का आया कि 50% को। मैंने बोला कि 50% आपने जो रखा उनका पगार कितना है, तो 80-90% है, क्योंकि वो जो कम पगार वाला नया उनको आप ना बोले तो आपको 80% पगार 90% पगार देने की दे सकते। तो 10-20% में क्या प्रॉब्लम है? तो वो मान गया। और बहन जी ये क्या हुआ कि 4 महीना 5 महीना ऐसे हो गया, रॉ मटेरियल का 50% हो गया, फिनिश गुड का 70 हो गया था, उनका 50 हो गया। तो आज 50 में लो, एक महीने में 70 में बेच डालो, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 40%। तो सबको मिलता था, मरे अकेले पूरा मार्केट को, पर इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हमारी पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। और हमने फिर क्या किया, सबको बोला अभी आप काम नहीं मिला 6 महीना, अभी जितना करना ही करो। सब वर्कर ने काम किया 50% मोर। तो एक तो कंपनी का प्रोडक्शन भी 50% बढ़ गया, प्रॉफिट 40-50% आ गया। तो कंपनी 2007 में 25 नंबर पर थी, 2009 में 5 नंबर पर आ गई। वाओ, अच्छा। ये किसने किया? तो मेरे को तो मालूम नहीं था, मगर ये हमारा कंपनी का पार्टनर भगवान भी है, भगवान का नाम से चलती है, तो उसने मेरे को बुद्धि दिया। ददामि बुद्धि योगम तम, ये गीता में लिखा है, बुद्धि दाता हूँ सु। तो उसने हमको बुद्धि दिया कि ऐसा करो। देखो बहन जी वो टाइम पर जो हमारा वर्कर का लेटर आया है, आज भी मैं फाइल लेके बैठता हूँ, पूरा लेटर नहीं, मैं 100 लेटर भी नहीं पढ़ सकता, इतना जोर जोर से रोने लगता हूँ। प्यार प्यार प्यार, ये जीवन की सार्थकता है। और काका ये मैंने देखा है, क्योंकि आपकी कंपनी उन आई थिंक बहुत ही कम कंपनीज में है जहाँ पे किसी भी वर्कर को आते या जाते चेक नहीं किया जाता, फ्रिस्क नहीं किया जाता, जबकि आप इतनी महंगी चीज़ वस्तु में डील करते हैं। और उन वर्कर्स का जो आपके प्रति स्नेह है, प्रेम है, वो
झलकता है उनके डे टू डे काम में। आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडरशिप लेसन दिया है इसमें, इस बात को शेयर करने में, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक उससे बहुत कुछ सीखेंगे। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी इस बात से मुझे समझ आई काका, वो थी पेशेंस। जब कठिन कठिन समय आता है आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। कुछ भी बिल्ड करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, और पेशेंस ही है जो आजकल युवाओं में कम है। थोड़ा सा उस पर मैं आपका विचार चाहूंगी। बहुत अच्छा बहन जी, पेशेंट कहाँ आता है? स्वभाव में। मैंने वही बोला, वहां यहाँ आंसर आएगा। जी जी, ये सब केंद्र बिंदु एक ही है, स्वभाव। धैर्य। धैर्य गंधा, ये तो अपना वेद का शब्द है, धैर्य गंधा। तो धीरज तो रखना ही पड़ेगा। हम कोई भगवान नहीं है कि हम चाहे वो सब कुछ हो जाए। हमको तो जो भी स्थिति आवे उसको स्वीकार करने का। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, प्राप्त स्थिति में संतोष उनका नाम भक्ति। जो भी स्थिति आवी उनका स्वीकार कर लो, ये भक्ति का रूप है। क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है कि हम जैसे चाहे ऐसे दुनिया चले, ऐसे ही चले। तो ये धैर्य गंधा, धीरज। एक छोटी सी बात एग्जाम्पल आपको कि मैं यहाँ आया, आधा घंटा हमको लगो पार्लियामेंट से यहाँ आने में लगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटा भी हो जाए, ट्रैफिक हो जाए तो वो ट्रैफिक हो जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हमको टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक वो हमने नहीं किया, ये नेचुरल हो गया। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको ट्रैफिक का भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली है सब। वो सब बैठे टेंशन में आ जाते हैं कि जब ट्रैफिक हो जाता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में चीज नहीं उनको स्वीकार कर लेने का। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरे सवाल पहले से पढ़े हुए, क्योंकि जैसे ही आप जवाब देते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ हम मूव हो जाते हैं। आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया वो था पॉजिटिव माइंडेड रहने का। ना सिर्फ धैर्य बट अपनी लाइफ के प्रति एक पॉजिटिविटी रखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, और वो एक आपके स्वभाव का पार्ट है। तो अगर आज के युवाओं को अगर आप ये बताना चाहें कि अपना पॉजिटिव माइंडेडनेस कैसे डेवलप करो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रह सके? बहुत अच्छा बहन जी, ये स्वभाव का असर एक तो होता है माँ बाप का, हमारे अंदर जो जीन्स है उनका भी प्रभाव रहता है स्वभाव में। दूसरा रहता है एनवायरमेंट, मैंने जो बोला देश काम कहाँ रहते हैं उनका भी प्रभाव रहते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो एक तो है कि हम कहाँ भी जाए तो हमको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो मैं युवा लोग को अभी ये बोलता हूँ कि अगर आपको पॉजिटिविटी विचार है, पॉजिटिव आप चाहते हैं रहने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करने का, अच्छे से अच्छी पुस्तकों पढ़ो। और कौन सी पुस्तक? तो मैंने दूसरा कोई शास्त्र में गिनो तो मैंने गीता जी, भागवत, रामायण, ऐसा 5-10 धार्मिक पुस्तक पढ़े हैं। बाकी मोर देन 100 मैंने ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा ही पढ़ी है। और कभी भी आज तक मैंने वो नवल कथा नहीं पढ़ी। अच्छा, नवल कथा बहुत अच्छी होती है, क्यों नहीं पढ़ी? मेरा दिमाग में बात आया कि जो नवल कथा है ये किसी का मन की एक उपज है, प्लान बनाया हुआ है, और जो आत्मकथा है वो नेचुरल है, वो सच है। तो ये तो बना हुआ है, तो वही पढ़ना। तो उससे मेरा क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने 55 साल पहले सबसे पहली आत्मकथा गांधी जी की पढ़ा में, सत्य का प्रयोग। तो मेरा सत्य ऊपर विश्वास तो था, वहां से दृढ़ हो गया। तो तब से मैंने शुरू किया कि सब बस आत्मकथा ही पढ़ो। आपकी अपनी ऑटोबायोग्राफी, आपकी अपनी ऑटोबायोग्राफी एक इंस्पिरेशन नहीं, ये तो उनका ही फल है जी। मैं सबका पढ़ता था, तो मैंने बोला कि भाई अपने जनरेशन को कुछ देना चाहिए। तो ये जो मैंने मेरी आत्मकथा जो लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, ये असल में मैंने दुनिया के लिए नहीं लिखी। ये मेरा दस्तावेज है मेरा फैमिली के लिए, मेरा जनरेशन के लिए, कि भाई अपने कैसे जीने का है, कैसे रहने का है। और अपना दादा, जब हम चले जावे बाद में माने कि अपना दादा कैसा था तो हम कैसा जीवन जीवे। बहुत सुंदर।
काका, अब आप ऐसे रोल में आ गए हैं जहां फिर से एथिक्स और अनएथिकल कंडक्ट के ऊपर रोज चर्चाएं होती हैं। आप राज्यसभा मेंबर हैं। पॉलिटिक्स जो है हमेशा से एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखती है अपने लिए। आप पहले तो थोड़ा सा अपना ये नया एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अभी पिछले आई थिंक 1 साल से आप राज्यसभा मेंबर हैं। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक? देखो बहन, सबसे पहले तो राज्यसभा में मैं तो कोई पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। जी। तो जिंदगी में पहली बार मैं बीजेपी का मेंबर बना, ये राज्यसभा में आया तभी पहली बार, तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं। और जब मैं राज्यसभा में आया तो मेरा स्वभाव से अनुकूल नहीं है, स्वभाव से अनुचित नहीं है, क्योंकि मैंने 40 साल से झगड़ा नहीं किया किसी के साथ जी। और यहाँ थोड़ा ये सब देखना लड़ाई पड़ता है, झगड़ा तो ये होता है। स्वभाव के अनुरूप नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि वो गलत है। राज्यसभा मेरे को इसलिए कि वहाँ से पूरा भारत चलता है। जी। जो हाउस में हम बैठते हैं वहाँ पूरा भारत बैठा है और पूरा भारत चलते हैं वहाँ से, तो वहाँ जिम्मेदारी भी बहुत आती है, कैसे अच्छी बात बतावे, वहाँ भी पॉजिटिविटी बहुत काम आती है। वहाँ भी काम, एक पॉजिटिव विचार दे दिया पूरा भारत में चला गया। तो जितना चाहे इतना वहाँ से पॉजिटिविटी कैसे ऐसे करेंगे। बस दूसरा, ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं, ज़्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे। पर काका, मुझे ये बताइए, जहाँ से पूरा भारत चलता है, आप पिछले 1 साल से उधर का फंक्शन देख रहे हैं। भले ही अनुकूल ना रहा हो, लड़ाई झगड़े होते हों, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत क्या सही दिशा में है? एकदम सही दिशा। ये जो लोकशाही है एकदम, ये मेरे को, मैं पॉजिटिव से ज़्यादा लगता होगा, मगर मेरे को 1% भी उसमें कोई गलत नहीं लगता है। क्योंकि लोग से आज ये है, कल दूसरा है, आज मैं हूँ, 6 साल के बाद कोई दूसरा आएगा, चलाएगा, ये सीट तो रहेगी खड़ी। तो ये सब जो अलग अलग आता है स्वभाव से, तो ये उसने अच्छा कर दिया, बुरा कर दिया, ऐसा नहीं चलता। ये 4 साल में, 2 साल में चेंज हो जाता है, क्योंकि लोकशाही है, लोग बदलते रहते हैं। एक ही आदमी से अगर मैं बन गया और 50 साल में अकेला, जैसे मेरी कंपनी में रहा, जो कि मेरी कंपनी में भी नहीं रहा मैं, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैंने तो सब 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन सौंप ही दिया। मगर अगर रहे ऐसे यहाँ नहीं है, नहीं तो पूरा भारत को अच्छा यही है कि सबको चांस मिलता है बोलने का, सबका विचार मिलता है, सबको काम करने की फ्रीडम मिलता है। तो अभी जो रास्ते पे भारत जा रहा है एकदम सही रास्ते पे जा रहा है, मेरा थिंक है। काका, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये लोकशाही का एरिया है। यहाँ लोग अलग अलग परिवेश से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंसेस से आते हैं। तो थोड़ा सा हम आपके उस पर चलेंगे कि आप उन बहुत कम व्यक्तियों में से हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो आज भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं। और मैं इसलिए इस बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये है कि अगर भारत को मजबूत बनाना, ये मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो, मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी जड़ों से, जिस गांव से, जिस क्षेत्र से, जो हमारे कुल देवी देवता हैं, उनको उधर से हमें जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपने आज भी गांव के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में। बहन जी, गांव से जब हम सूरत आए जी। तो हमारा गांव में जो लोग रहते हैं वो जितना हमारा गांव को मानते हैं, इससे हम बाहर वाला ज्यादा मानते हैं। अच्छा। नेचुरली है। इंडिया को कौन मानते हैं? जो इंडिया में रहते हैं वो इंडिया को कम मानते हैं, मगर जो इंडियन एनआरआई है, ये लोग इंडिया को ज्यादा मानते हैं। जी। कि वहां बैठ के उसको इंडिया का ही चिंता रहता है, इंडिया का ही बात करते रहते हैं, इंडिया का, ये नेचुरली होता है। तो गांव में भी ऐसा है। तो हम गांव में हम जो सब काम कर रहे हैं वो हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए, जल का है, समूह लगन का है, ये हमने पूरा गांव सोलार विलेज बनाया, ये है, तो ये तो हम हमारे लिए बना रहे हैं।
उनको आनंद कितना मिले क्या मिले मालूम नहीं, मगर वो हमारा, क्योंकि हम बचपन में वहाँ ही खेले हैं, वहाँ बड़े हुए हैं, यही माटी का हमारा शरीर बना हुआ है, तो ये तो आनंद अलग ही रहता है। तो सबको जी नेटिव प्लेस से तो सबको जुड़ना जुड़ना ही चाहिए, यही हमारा जीवन है। तो काका, अभी हम गांव की बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि बाहर के लोग जो यहाँ भारत से बाहर जा चुके हैं, उन्हें भारत में जिस तरह ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उसी तरह गांव के बाहर जो जा चुका है उसे गांव से जुड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आपको क्या लगता है कि एक पर्सनालिटी को शेप करने के लिए जहाँ स्वभाव की ज़रूरत होती है, और वो स्वभाव आपका शायद इस तरह का इसलिए भी है क्योंकि आप गांव से जुड़े हैं, लेकिन एक पूरी जनरेशन है जो गांव से कटी हुई है। जैसे अब मैं खुद ही शहर में पली बड़ी, वो अलग बात है कि मैं शायद कुछ सालों पहले मैंने अपने गांव की तरफ वापस रुख किया, लेकिन मेरी और मेरे बाद की जो जनरेशन हैं वो सब शहरों में पली बड़ी हैं। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगी कि किसी को अपने गांव की खोज में कैसे निकलना चाहिए या कैसे जुड़ना चाहिए? बहन जी, ऐसा ही नहीं कि उनको गांव ही जाना पड़ेगा। जो शहर कहीं खराब तो है नहीं, शहर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शहर में ही खुशी है, जी, आनंद कर रहे हैं। जी। तो शहर में भी बहुत काम हो सकता है अगर हमको मन में उदारता है, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा है कोई, तो हमारा घर से ही शुरू होता है। हमारे घर में हम फैमिली में 5 लोग हैं, 2 है, 10 है, उसमें क्या किसी को प्रॉब्लम है, ये भी एक उनको सपोर्ट हो जाता है। पड़ोसी को क्या है, पड़ोसी को छोड़ो भाई, हमारे गांव में थोड़ा सोसाइटी के बाहर निकलो तो एक पुअर सोसाइटी आ गई, उसमें आप जाके बैठो, गप्पा पार्टी करो, 2-3 घंटे बैठो, आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा सेटिस्फेक्शन मैं उसको बात से भी कर सकता हूँ, पैसे से भी कर सकता हूँ, समय से भी कर सकता हूँ, जो चाहे जहाँ भी चाहे, ये तो काम हो ही सकता है। ये तो बहुत इजी है। तो एक अपने को ये करने का है। हमारा एक खास मान के मैं जाहिर प्रवचन में बोलता हूँ कि उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता है कभी भी। तो उदार बनो, और उदारता बनने में कभी भी किसी का कुछ नहीं जाता। आप जो भी दो ये दुनिया में, डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि ये दुनिया भगवान ने ऐसी बनाई है कि आप जो भी दो अनेक गुना आपको वापस मिलते हैं। एग्जाम्पल के साथ कि जैसे आप हिमालय में लाखों पहाड़ियां है, अब चले जाओ, वहां जाके कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, 10-20 बार आवाज आएगा, भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा तो 10-20 बार आएगा। ऐसे उन्हें एग्जाम्पल के साथ समझाया कि अगर आपको जो चाहिए आप दे, सबको दो। तो मेरा जीवन में एक बड़ी स्टोरी है, यूट्यूब में आप देख लेना कभी। तो मेरा सबको मैं मान देने को 17-18 साल में कैसे शुरू किया, उनका फल कैसा मिला, क्योंकि मैंने 50 साल से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। क्यों? कि मैंने पूरा दुनिया को मान ही मान दिया और मेरे को मान ही मान मिला। तो ये जो आप दो वो आपको मिलता है। ऐसे पैसा दो, पैसा मिलता है। आप किसी को समय दो, आपको समय मिलता है। काका, उदार होने के लिए पैसा होना कितना जरूरी है? ये पैसा ही सुख देते हैं, उससे दूसरा कोई जुटाना है ही नहीं। अच्छा। सुख हमको देते हैं स्वभाव, सुख हमको देते हैं स्वीकार, मगर स्वीकार कहाँ होता है? स्वभाव में। तो सुख तो अपनी पास है। क्या कहाँ कितना पैसा हो गया तो सुख मिलेगा? कोई उसकी गिनती है? देखो, अपने घर नौकर है, घर में उसको हम 20,000 25,000 अगर सैलरी दे तो उसको लगता है कि अगर लाख मिल गया तो बहुत मैं हैप्पीनेस में मजा मजा पूरा जिंदगी में करूंगा। अगर आपको कोई बोले कि 1 लाख रुपया आपके पास आ गया तो आपको बोले यार 1 लाख में क्या होगा यार, 1 लाख में। मेरे को कोई बोले तो बोले करोड़ में क्या होगा। तो ऐसे सुख पैसा में है ही नहीं, उनको तो लाख में सुख है। तो सुख किस में है? संतोष एंड स्वीकार स्वभाव जो है उसको स्वीकार करो, उसमें संतोष मानो जो है उसमें। तो अपने पास जो भी है उसको आज जो है
अरे कल कल नहीं, हम आमने सामने बैठा है, और ऐसा भी हो कि अभी अटक कैसे आता है कि आपने सामने बैठे बैठे में दिल जल, जी तो अभी जो मिला है उसको आनंद कर लो ने, जी बाद में क्यों चिंता करते हैं। जी तो ये तो है कि स्वभाव जो होता है, स्वीकार में ही सुख है। तो पैसा ही मिलना, पैसा चाहिए, पैसा सगवड़ता देता है। हम्म, ये अपने को जैसे बोलते हैं साधन है, पैसा है साधन है। पैसा है तो मैं कार ले सकूं, कार लेके आता हूं, तो पैसा से होता है। मगर भगवान की दया से हमारे तो खुद का फ्लाइट भी है, तो अब देखो मैं फ्लाइट लेके, पैसा है तो मैंने फ्लाइट लिया, मगर फ्लाइट ही सुख देगी, कार ही सुख देगी, उससे तो कोई झूठा है ही नहीं। क्योंकि मैं हमारा सब बच्चे को समझाता हूँ घर में बैठ के कि हमारी 5 तो पूरा फैमिली के साथ 200-300 गाड़ियां है, कार है, तो सब ब्रांड आ जाती है, कोई बाकी नहीं रहती है। तो सब लोग बोलते हैं, मैं सबको समझाता हूँ कि आपकी अगर फरारी है तो क्या फरारी सुख देगी? आप बोले कि भाई मर्सिडीज है, मर्सिडीज सुख देगी, BMW देगी, रोल्स रॉयस देगी? नहीं, सुख अपने घर में है, अपना फैमिली में है। अगर गाड़ी में सुख है तो गाड़ी को हम कहाँ छोड़ते हैं? गैरेज में, कभी बेडरूम में लाए? ये उनका सुख वहां तक है, ये उनकी सीमा है। जी जी ये सुख तो हमारा हमारे घर में है, हमारा माँ बाप में है, हमारे बच्चे में है, हमारी पत्नी में है, पति में है, हमारे में है। ये सुख का एड्रेस है। बचपन से आज तक काका, इससे पहले मैं आपको जाने दूं उससे पहले एक मेरा जो सवाल है, फेवरेट सवाल है, बचपन से आज तक अगर आप कोई एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा सुख की अनुभूति करते हैं और उसे मिस करते हैं, वो क्या होगी? बहन, एक भी नहीं, हम्म ऐसा है ही नहीं, तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। मगर 2003 में जब हमको डी बियर्स का हम मेंबर बने, तो ताज होटल में पूरा मार्केट ने हमारा बड़ा सम्मान किया था। तभी इस सम्मान में नेशनल मीडिया वाला ने मेरे को इंटरव्यू में पूछा था कि आज तक आपको आनंद, एकदम मैक्सिमम आनंद आया, ऐसी घड़ी कौन सी? तो मैंने बोला कि मैं 10-11 साल का था, मेरा बड़ा भाई साइकिल लाया था, और मेरे पहली बार मैं साइकिल के ऊपर बैठा, स्कूल के पगथिये से, और सीट पर तो बैठ नहीं सकता, छोटा था, दांडी पर बैठ के पहला जो पैडल लगाया, जिंदगी में पहली बार व्हील ऊपर मैंने जर्नी की, ये जिंदगी का सबसे आनंद की क्षण थी। वो जो साइकिल में जो आनंद था वो आज रोल्स रॉयस में नहीं है। मगर उनका मीनिंग यही नहीं है कि तो भाई क्यों साइकिल नहीं चलाते। भाई अपना जो विचार परिवर्तनशील है, सुख दुख की व्याख्या एवरीडे बदलती है। तो ये सुख तभी लगता था, तो इसमें आज ही सुख लगे ऐसा नहीं है, मगर वो दिन अगर याद करे तो ये आनंद की जो घड़ी थी वो आज तक नहीं है। काका, आज हमारी बातों में आई थिंक बहुत से युवा जो हैं, जो ट्यून इन करेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी जीवन के एक्सपीरियंसेस से ही इतनी सारी बातें लोग सीख सकते हैं, और इसीलिए मैं बार बार आपको जो है किसी ना किसी मोड़ पे मिलती हूँ और आपसे वार्तालाप करती हूँ। आज के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। मैं युवा लोग के लिए एक लाइन 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। बिल्कुल। कि युवा सबको सबसे पहला धीरज रखने का, अगर कोई भी काम करने का है तो 1000 दिन का ट्रेनिंग लेने का। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना कोई भी काम करते हैं उसमें अनसक्सेस का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर 90% से ज्यादा सफल होने का है तो 1000 दिन का ट्रेनिंग लेने का। बहुत बेसब धंधा अच्छा है। और कभी भी कोई भी संजोगों में एथिक्स को जाने नहीं देने का। कभी भी कुछ भी हो जाए तो आपका बिजनेस में, आपका काम में आपको मदद करेगा आपका एथिक्स। समय कभी भी आ जाएगा, कहां से भी आ जाएगा, ये आपको मदद करेगा।
एक छोटा एग्जाम्पल के जब जमशेदजी टाटा था, रतन टाटा का आगे जो था, तो उनके वहाँ एक भाई काम करता था और दोपहर के लंच टाइम में वो लंच करने को नहीं जाते थे, तो ऑफिस में बैठते थे। तो ये वहाँ सेठ के तो कोई काम सौंपे, पानी लावा ला, तो काम करता था। बाद में उसके लिखने का, पुस्तक लिखने का शुरू किया, तो उनको मदद करते थे। હવે वहाँ इतना छोटा आदमी, उनकी बुक पूरी हो गई तो उनका वहाँ से लेके मैनेजर तक बढ़ती हो गई, तो टाटा में। तो उसने तो खाली सेवा ही किया, कोई इच्छा तो थी नहीं, आशा नहीं थी, धीरज से काम किया, बस इतना करने। कहाँ से ईश्वर किसके मन में क्या आ जाए मालूम नहीं। तो ऐसा एकदम धीरज से करने का, एथिक्स के करने का और सखत मेहनत करने का। 6 दिन 14 आवर्स ए डे, इतना काम करने का, सफल होने का है। तो अगर आप नौकरी करें, 8 घंटे की नौकरी है, तो वहां आप 10-12 घंटा दो। उसको बोलो भाई मेरे को 2-4 घंटा ज्यादा काम करे, आपका क्या जाता है, मेरे को करने का है। क्योंकि ये भी मेरे पास प्रैक्टिकल है। हमारा एक बंदा 600 रुपये से हमारे वहां आया, डायमंड का काम करता था। ये तो मैं 50 साल पहले की बात करता हूँ। तो फिर वो 12 तक पढ़ा था। 95 में लेजर मशीन हमारे आई, तो वो मेरे को बोले मेरे को लेजर में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप नाइट में मेरे को 2 घंटा मशीन के अंदर रूम में जाने देंगे? जाने, हमारा क्या, तू तो अपना घर का आदमी है। गया। धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना बढ़ा तो वो लेजर डिपार्टमेंट का पूरा हेड हो गया, और ये कंपनी का वर्किंग पार्टनर, जिसको मेन मैनेजर, चीफ मैनेजर बोलते हैं, वो हो गया। और उनकी जो 600 से मिलके बाद में तो बढ़ गई थी, मगर उनका पैकेज करोड़ों में आ गया। उनकी मेहनत, ये 18 घंटा फैक्ट्री में रहता था, 18 आवर्स इन फैक्ट्री। तो मेहनत, पेशेंस और कम से कम 1000 घंटे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। आज की स्टार्टअप की दुनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप देते हैं। और स्टार्टअप वाले में खास बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस करो, वो अपना मेहनत से, अपना स्किल से ही होता है। उसमें बहुत पैसा की जरूरत नहीं होती है। पैसा तो देने वाला आपके पास आ जाएगा, आपकी अगर लायकात होगी। हमारी तो पैसा देने वाला तो आ जाएगा। और कभी भी कोई भी बिजनेस करे, पार्टनर रखो। ब्याज से कोई भी काम आप कोई भी करता है, कोई भी जो स्टार्टअप वाला है, मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि आप कोई ब्याज से, बैंक से या बाहर से ब्याजे पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि आप जब सो जाते हैं तो ब्याज तो शुरू रहता है, और जितना पूरा भारत में है उसमें से 30-40%, 50% भी हो सकता है। ये खाली ब्याजे पैसा लिया और ये वापिस नहीं दे पाया, उसके लिए करना पड़ता है। तो वहां से आप दूर रहिए, धीरे धीरे बड़े होइए, जल्दी मत करो। बहुत जिंदगी भगवान ने दी है, जिन्हें जैसा है जी लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद काका। आज फिर आपको इस स्टूडियो में लाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू सो मच काका फॉर योर टाइम। If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.